हेलो, गुड इवनिंग फ्रेंड्स। वेलकम टू राज क्लासेस। वेलकम अगेन। हम एथिक्स के चैप्टर 3 में चल रहे थे, एथिक्स एंड ह्यूमन इंटरफेस। उसमें हम एक क्लास 1 घंटे की ले चुके हैं, जिसमें हमने समझा था कि एथिक्स क्या है, उसकी डेफिनेशन, और डेफिनेशन में समझा था कि सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ राइटफुलनेस एंड रॉन्गफुलनेस ऑफ अ डेलिबरेट ह्यूमन एक्शन। डेलिबरेट ह्यूमन एक्शन। फिर हमने समझा था कि डेलिबरेट ह्यूमन एक्शन होती क्या है। तो इसमें 3 कंपोनेंट होना जरूरी है, कॉन्शियसनेस, फ्री विल एंड वॉलंटरीनेस। तीनों का मतलब समझा था हमने। फिर इसके बाद समझा था हमने स्कोप के एथिक्स के अंतर्गत हम क्या क्या पढ़ते हैं, क्या क्या पढ़ना चाहिए। तो हमने समझा था राइट एंड रॉन्ग के बीच डिफरेंस, गुड एंड बैड के बीच डिफरेंस, एंड क्राइटेरियन टू मेरिट एंड डिमेरिट्स। इसके बाद हमने समझा था स्कोप ऑफ एथिक्स में ही साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम समझी थी, फिर हमने फिलोसॉफिकल प्रॉब्लम समझी थी। यहां तक हम बात कर चुके हैं। आज अपनी कहानी को यहां से आगे बढ़ाते हैं। आर यू रेडी? चलो शुरू करते हैं। सोशियोलॉजिकल प्रॉब्लम्स। एथिक्स सोशियोलॉजिकल प्रॉब्लम से भी डील करती है। कैसे? कि सोशियोलॉजी में 2 टर्म्स आएंगे, इंडिविजुअलिज्म एंड कलेक्टिविज्म। फंक्शनलिज्म पढ़ोगे तो कलेक्टिव कंसाइंस का एक टर्म आता है, डरखाइम बड़े यूज करते हैं इसको। और एक होता है इंडिविजुअलिज्म, जो पोस्ट मॉडर्निज्म या इंटरप्रिटेटिव जो सेक्शन है वो इसकी बात करता है। तो एथिक्स इस बात पर चर्चा करेगा या सही या गलत साबित करने की कोशिश करेगा, कभी कलेक्टिविज्म को, कभी इंडिविजुअलिज्म को, कि क्या सही है, क्या अच्छा है, क्या बेहतर है। तो जब यूटिलिटेरियन प्रिंसिपल आएगा, यूटिलिटेरियन प्रिंसिपल, तो वो बात करेगा कलेक्टिविटी की, मैक्सिमम गुड टू मैक्सिमम नंबर। और जब बात आएगी डियोंटोलॉजी की, तो वो इंडिविजुअल सेंट्रिक होता है कि डू योर ड्यूटी इररिस्पेक्टिव ऑफ मॉब, कि आपकी भीड़ क्या कर रही है उससे बचकर ये सोचो कि एज ए इंडिविजुअल किसी पोजीशन पर आपकी ड्यूटी क्या है। तो वो एथिक्स देखता है, एथिक्स इस बात पर अपने डिसीजन देगा कि क्या कलेक्टिविटी सही है या इंडिविजुअलिज्म सही है, कब इंडिविजुअलिज्म सही है और कब कलेक्टिविटी सही। ठीक है। पॉलिटिकल प्रॉब्लम से भी एथिक्स डील करता है, जैसे ऑब्लिगेशंस ऑफ स्टेट। थॉमस हॉब्स पढ़ेंगे थोड़ी देर में या अगले कुछ लेक्चर्स में, तो वहां समझेंगे कि सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी में एथिक्स के पर्सपेक्टिव से राज्य की यानी स्टेट की सब्जेक्ट्स यानी पीपल, सिटीजन्स के प्रति क्या ड्यूटीज है, और एज ए सिटीजन पीपल, लोगों की क्या जिम्मेदारी है अपनी स्टेट के प्रति या नेशन के प्रति। तो एक दूसरे की ड्यूटी समझेंगे, उनका सहीनेस, राइटनेस और रॉन्गनेस, गुडनेस और बैडनेस भी एथिक्स देखता है पॉलिटिकल मैटर्स में। रिलीजन में भी एथिक्स एंटर कर सकता है, रिलीजियस मैटर्स में भी। तो वो देखता है कि जो रिलीजन है वो ह्यूमैनिटेरियन हो, एथिक्स इस बात को एड्रेस करता है। और इकोनॉमिक इश्यूज में जस्टिस थ्योरी पढ़ेंगे जॉन रॉल्स की, तो वहां आपको समझ में आएगा कि डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस क्या होता है। तो वो भी एथिक्स का एक हिस्सा है। इस तरह ये हुआ आपका स्कोप ऑफ एथिक्स। यानी एथिक्स में अगर हम पढ़ना है तो हमको एथिक्स में किन किन चीजों के बारे में पढ़ना होगा, इसी को कहते हैं स्कोप ऑफ एथिक्स। जैसे स्कोप ऑफ ज्योग्राफी होगा कि स्कोप में लैंडस्लाइड पढ़ेंगे, भूकंप पढ़ेंगे, वोल्केनिज्म पढ़ेंगे, माउंटेन्स पढ़ेंगे, रिवर्स पढ़ेंगे। ऐसे ही एथिक्स का एक अपना स्कोप है, जहां हमने डिस्कस किया कि हम क्या क्या पढ़ेंगे और क्या क्या एथिक्स डील करती है, किस किस से एथिक्स डील करती है। ये हमने स्कोप समझ लिया। चलिए अगले टॉपिक पर मूव करते हैं। हमने समझा एथिक्स क्या है, फिर समझा हमने एथिक्स का स्कोप क्या है। अब अगर हमने समझ लिया कि एथिक्स का स्कोप ये है, इसके साथ ही एडजेसेंट में हमको ये समझ लेना जरूरी है कि एथिक्स एक्चुअली क्या नहीं है। यानी कंफ्यूजन नहीं होना है, मिसकंसेप्ट अपने दिमाग में नहीं ले जाने। मिसकंसेप्ट मतलब हमको जानना है एथिक्स क्या नहीं, एथिक्स व्हाट एथिक्स इज नॉट, मतलब क्या एथिक्स नहीं है, यानी किसको हमको एथिक्स के बराबर नहीं समझना है या एथिक्स के कंपेरेबल समझने की गलती नहीं करनी है। तो क्या क्या है? एथिक्स वैल्यू नहीं, एथिक्स इज नॉट वैल्यू, यानी वैल्यूज को हम एथिक्स नहीं मान सकते। ऐसे ही एथिक्स इज नॉट सोशल नॉर्म्स,
हर एक पर डिटेल में चर्चा करेंगे, घबराने की जरूरत नहीं है, अभी बस एक हिंट दे रहा हूं। एथिक्स इज नॉट रिलीजन, यानी एथिक्स रिलीजन भी नहीं है, और एथिक्स इज नॉट लॉ, यानी एथिक्स लॉ भी नहीं है। यानी कभी ये कंफ्यूजन नहीं लाना है कि वैल्यू का मतलब एथिक्स है, या सोशल नॉर्म्स का मतलब एथिक्स है, या रिलीजन का मतलब एथिक्स है, या लॉ का मतलब एथिक्स है। लेकिन एथिक्स में ये सब चीजें मिलेंगी आपको, वैल्यूज भी मिलेंगी, सोशल नॉर्म्स भी मिलेंगे, रिलीजन भी मिलेगा, लॉ भी मिलेगा, लेकिन कभी इनको रिप्लेस नहीं कर सकता। ये चारों चीजें एथिक्स का पार्ट हैं, नो डाउट। एथिक्स में हम वैल्यू पढ़ते हैं, हमारा पहला चैप्टर ही वैल्यू का था, लेकिन एथिक्स को वैल्यू के बराबर नहीं समझ सकते। ऐसे मानो जैसे एथिक्स बहुत बड़ी चीज है, वैल्यू बहुत बड़ी चीज है, उसमें एथिक्स बहुत छोटा सा सेक्शन है। ठीक है, तो ये समझना है। ऐसे ही सोशल नॉर्म्स, बहुत कुछ है सोशल नॉर्म्स, लेकिन एथिक्स बहुत लिमिटेड सोशल नॉर्म्स के बारे में डील करता है। ऐसे ही रिलीजन बहुत बड़ा है, रिलीजन का स्कोप, लेकिन एथिक्स उसमें बहुत छोटे से डील करती है। ऐसे ही लॉ अपने आप में बहुत बड़ी चीज है, लेकिन एथिक्स उसके बहुत छोटे से सेक्शन से डील करती है। चलिए एक एक करके समझते हैं कि वैल्यू एथिक्स क्यों नहीं। जो वैल्यू है उसका जो यूनिवर्सल सेट है वो एथिक्स के यूनिवर्सल सेट से बहुत बड़ा है। क्यों बड़ा है? क्योंकि वैल्यू से एथिक्स बनती है, वैल्यू से एथिक्स बनती है, डेवलप होती है, इवॉल्व होती है। कैसे? जैसे मानो बहुत पुराने समय में जाओ, बहुत पुराने समय में, तो वैल्यू क्या है? हमने पहले चैप्टर में समझा था, इट्स अ बिलीफ अबाउट इंपॉर्टेंस ऑफ समथिंग। तो ये जो बिलीफ है किसके बारे में? इंपॉर्टेंस के बारे में। इंपॉर्टेंस के बारे में जो बिलीफ है, ये जैसे जैसे कॉन्क्रीट होता चला जाएगा, एथिक्स की तरफ हम बढ़ते चले जाएंगे। अब ये कॉन्क्रीट कैसे होता है? ये आता है, कॉन्क्रीटनेस आती है कंसेंसस से। और कंसेंसस कब आता है? जब एक पर्टिकुलर कम्युनिटी या बड़ी कम्युनिटी का लेवल कुछ भी हो सकता है। ये कम्युनिटी 100 लोगों का ट्राइबल ग्रुप हो सकता है, 1000 लोगों का गांव हो सकता है, 10,000 लोगों का शहर हो सकता है, और करोड़ों लोगों का एक देश हो सकता है। तो जब कोई वैल्यू सोसाइटल लेवल पर रिकॉग्निशन पाया जाए थ्रू वैल्यू कंसेंसस, तब वो पार्ट बनता है एथिक्स का। तो एक इंडिविजुअल ने कोई वैल्यू मानी, उसी वैल्यू को 2 लोगों ने माना, फिर 10 लोगों ने माना, फिर 100 लोगों ने माना, फिर 1000 लोगों ने माना, फिर 10,000 लोगों ने माना, फिर लाख लोगों ने माना, फिर 10 लाख लोगों ने माना, फिर 1 करोड़ लोगों ने माना, फिर 100 करोड़ लोगों ने माना। तब जाके कोई वैल्यू बन पाती है, एथिक्स का हिस्सा, एथिक्स के लेवल तक वो वैल्यू इंपॉर्टेंट हो जाती है। जैसे ऑनेस्टी की वैल्यू है। हमें और आपको आज ऐसा लग रहा है कि ऑनेस्टी तो सब जानते हैं और सब इंपॉर्टेंस देते हैं, लेकिन 5000 साल पहले की बात सोचो, जब आदमी जंगल से निकला ही निकला है, ह्यूमन बीइंग। अब जंगल से निकले हुए आदमी से ऑनेस्टी की बात करें, अभी बस्तियों का निर्माण नहीं हुआ है, मतलब सेटअप नहीं हुआ है, गांव नहीं बसे हैं, बस्तियां नहीं बसी हैं, जंगल में घूम रहा आदमी, तो क्या वहां ईमानदारी जैसी वैल्यू आई होंगी? नहीं आई होंगी। जब गांव बने होंगे, सेटलमेंट्स बने होंगे, तो ह्यूमन सेटलमेंट्स में 4 घर बने, तो अब ऑनेस्टी की जरूरत आने लगी? नहीं आने लगी? कि भाई तुम्हारा घर में सामान रखा है, इसके घर में सामान रखा है, और इसके घर में सामान रखा है। अब बिना ऑनेस्टी के 4 लोग कैसे साथ रहेंगे? इसके तेल को निकाल के ये यूज कर गया, इसकी सब्जी निकाल के यूज कर गया, इसका मांस रखा ये खा गया, तो कन्फ्लिक्ट होगा। सेटअप जो सेटलमेंट है वो पीसफुल रह नहीं पाएगा। इस केस में यहां ऑनेस्टी की वैल्यू की जरूरत आई। एक ट्राइबल ग्रुप ने माना, फिर 10 ग्रुप ने माना, फिर सब ने माना, फिर बुद्ध ने आए, फिर उन्होंने प्रमोट किया, बोले सत्य बहुत जरूरी चीज है। और ये सत्य बढ़ते बढ़ते दुनिया का हर इंसान मानने लगा, वही वैल्यू एथिक्स का हिस्सा बन गई। समझ पा रहे बात मैं क्या कहना चाह रहा हूं?
ठीक है, तो अब देखते हैं थोड़ा सा डिफरेंस। अगर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हम समझना है तो ऐसे समझते हैं कि वैल्यू है इधर और एथिक्स है इधर। तो सबसे पहले समझेंगे किससे डील करती है वैल्यू, किससे डील करती है, व्हाट इज इंपॉर्टेंट, व्हाट इज इंपॉर्टेंट। और इंपॉर्टेंस डिफरेंट इंडिविजुअल, डिफरेंट सोसाइटी, डिफरेंट कंट्री के हिसाब से डिफरेंट चीज इंपॉर्टेंट हो सकती है। ठीक है, एक इंडियन के लिए जो इंपॉर्टेंट होगा मे नॉट बी अमेरिकन के लिए वो इंपॉर्टेंट ना हो। ऐसे ही एक गांव के आदमी के लिए, विलेजर्स के लिए जो इंपॉर्टेंट हो सकता है वही चीज हो सकता है शहरी आदमी के लिए जरूरी ना हो, एंड वाइस वर्सा। एक शहरी के लिए जो जरूरी है हो सकता है वो गांव वाले के लिए जरूरी ना हो। स्मार्टफोन, शहरी आदमी जिंदा ही नहीं रह सकता, गांव में जाओ अभी बहुत से लोगों के पास स्मार्टफोन है ही नहीं, जिंदगी आराम से कट रही है उनकी। तो ये एक चीज है, वैल्यू किससे डील करती है, व्हाट इज इंपॉर्टेंट। और एथिक्स जनरली किससे इंपॉर्टेंट करती है, व्हाट इज राइट और ऑब्लिक गुड। थोड़ा सा अंतर समझ लो, व्हाट इज इंपॉर्टेंट, इसमें राइट या गुड, बैड या रॉन्ग का कोई सवाल नहीं है, बस इंपॉर्टेंट है। अब वो सही है गलत है इस बात का कोई फर्क नहीं पड़ रहा, अच्छी है बुरी है इस बात से भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा, बस किसी का इंपॉर्टेंस होना ही काफी। जैसे एग्जाम्पल से समझ लेते हैं, वैल्यू कह रही है कि व्हाट इज इंपॉर्टेंट, ये इस बात पे फोकस करेगी। अब जो नॉन वेजिटेरियन है, जो नॉन वेजिटेरियन है उनके लिए चिकन इंपॉर्टेंट या मीट इंपॉर्टेंट है किसी और की, फिश मान लो या गोट मान लो, बकरा, ये इंपॉर्टेंट है। अब ये सही है, राइट है या रॉन्ग है, इस बात पर कोई फोकस नहीं। राइट है या रॉन्ग है, सस्टेनेबल है कि नहीं है, इस बात पर कोई क्रूएल्टी तो इन्वॉल्व नहीं है, इस बात पर कोई मतलब ध्यान नहीं दिया जा रहा है यहां वैल्यू के मामले, बस इंपॉर्टेंट। लेकिन जैसे ही बात आएगी एथिक्स की, तो आपके नॉन वेजिटेरियनिज्म की जो हैबिट है, नॉन वेजिटेरियन की जो हैबिट है, अब इस हैबिट पर सवाल उठेगा कि क्या ये सही है या नहीं। अब यहां पर्सपेक्टिव्स आएंगे, ये डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स आएंगे, वो अपने अपने लॉजिक देंगे। यूटिलिटेरियन आएगा, हेडोनिज्म, यूटिलिटेरियनिज्म में भी हेडोनिज्म, हेडोनिज्म बोलेगा प्लेजर इज द ओनली गुड एंड पेन इज द ओनली बैड। और अगर किसी को मांस खाना प्लेजर दे रहा है तो गुड है, अच्छा है। यहां इंपॉर्टेंस की बात नहीं है, गुड और बैडनेस से, राइट और रॉन्गनेस जुड़ रहा है। ऐसे ही अगर डिओन्टोलॉजिकल आएगा तो बोलेगा, डिओन्टोलॉजी वाले बोलेंगे कि भाई आपका नॉन वेजिटेरियनिज्म होना क्या सही है, क्या आपकी ये ड्यूटी है कि नॉन वेजिटेरियन हो, क्या आप ऐसा ही दूसरों के लिए भी चाहोगे, जैसा आप दूसरों के साथ कर रहे हो क्या आप वैसा खुद के साथ होना चाहोगे। बकरे को काट के खा गए तो क्या ये आपको एक्सेप्टेबल है कि आपको भी कोई काट के खा जाए, ये सवाल करेगा डिओन्टोलॉजी। तो अब वो इस हैबिट की इंपॉर्टेंस पे न जाके इस हैबिट की राइटनेस और रॉन्गनेस पे जा रहा है। वैल्यू क्या है कि कोई चीज इंपॉर्टेंट है या नहीं, यानी वेज इंपॉर्टेंट है या नॉन वेज इंपॉर्टेंट है, ये इस बात पर डिवाइड करेगा। लेकिन ये क्या करेगा कि वेज ज्यादा सही है या नॉन वेज ज्यादा सही है, इंपॉर्टेंस नहीं, सही है गलत क्या है। तो एथिक्स डिसाइड करेगा कि क्या सही है और क्या गलत है, और वैल्यू क्या बताएगी अपन को, इंडिकेट करेगी कि क्या इंपॉर्टेंट है। समझ में आया डीलिंग, दोनों किस चीज से डील करते हैं अलग अलग है, वो क्या इंपॉर्टेंट है और वो क्या सही और क्या गलत। ठीक है, देखो तो डील्स विद व्हाट इज इंपॉर्टेंट और डील्स विद व्हाट इज राइट और रॉन्ग। वेरिएशन, वेरिएशन देखो बहुत ज्यादा है इसमें, डिफर पर्सन टू पर्सन, पीपल टू पीपल, सोसाइटी टू सोसाइटी, नेशन टू नेशन, वैल्यू बहुत डिफर करती है। लेकिन यूजुअली जो एथिक्स होती है, कोई चीज एथिकल मान ली गई, जैसे ट्रुथ एथिकल माना गया, ऑनेस्टी, इंटीग्रिटी,
करेज, है ना, कंपैशन, ये सारी चीजें एथिकल मानी गई। तो जब कोई चीज एथिकल मान ली जाती है तो ये ओबियस होता है कि उस पे कम से कम एक पर्टिकुलर लार्जर ग्रुप का कंसेंसस है। लेकिन वैल्यू जो है वो पर्सन टू पर्सन चेंज हो जाएगी। कैसे? ड्रेसिंग पैटर्न देख लो आप, एक ही घर में 3-4 लोग होंगे, पांच लोगों का घर मान लेते हैं, तो हो सकता है पांचों का ड्रेसिंग पैटर्न अलग अलग हो। ठीक है, तो वेरी बहुत ज्यादा कर रहा है कि इसके लिए जो इंपॉर्टेंट हो सकता है इसके लिए ना हो, और इसके लिए जो इंपॉर्टेंट हो सकता है इसके लिए ना हो, तो इसकी चॉइस अलग, इंपॉर्टेंस। तो एक ही घर में 5 लोगों की वैल्यू ड्रेसिंग पैटर्न को लेकर चेंज हो रही है। अपने हाथ में फोन देखो और मैच करो कि क्या जो पापा के हाथ में फोन है क्या आपके वही आपके हाथ में भी वही फोन है? नहीं। जो मम्मी के हाथ में फोन है क्या वही सिस्टर के हाथ में? नहीं। तो वैल्यू चेंज हो रही है। जो पढ़ाई आपके पापा ने करी क्या आपने वही करी? नहीं। जो पढ़ाई आपकी मम्मी ने करी वही आपने करी? नहीं। तो आपकी फैमिली में मान लो किसी ने बीएससी करी तो हो सकता है कोई बीए कर रहा हो, ये जरूरी तो नहीं है कोई सभी बीएससी कर रहे हो, होता भी नहीं है। वो क्यों होता है चेंज? क्योंकि वैल्यू, किसी के लिए किसी चीज की वैल्यू ज्यादा है, किसी के लिए किसी चीज की वैल्यू ज्यादा है। तो वैल्यू वेरीज पर्सन टू पर्सन, वैल्यू जो है वो पर्सन टू पर्सन बदलती है। लेकिन जब एथिक्स की बात आती है, एथिक्स की बात आती है तो एथिकल, कोई चीज एथिकल हुई, वैल्यू ही एथिकल बनती है। लेकिन बनती कब है? वो वैल्यू कंसेंसस से। वैल्यू कंसेंसस मतलब लार्जर ग्रुप एक वैल्यू पे कंसेंट देगा, हाँ भाई ये बात सही है। जैसे ट्रुथ, अब ट्रुथ अगर सही है तो सोसाइटी के 10,000 लोग मान लो अगर हैं, चाहे फॉलो करें ना करें, लेकिन ट्रुथ को गलत नहीं मानेंगे, सही मानेंगे। तो ये होता है एथिक्स। तो वेरी नहीं करती है, बहुत कम वेरी करती है। ठीक है, तो स्टेबल मान सकते हो थोड़ा बहुत एक एक्सटेंट तक। हालांकि एथिक्स भी चेंज होती है सोसाइटी टू सोसाइटी, बट कम से कम एक सोसाइटल लेवल पर, एक सोसाइटी के लेवल पर ये थोड़ी सी यूनिवर्सल मानी जा सकती है। नेचर, नेचर कैसी, प्रकृति से कैसी है? ये मोटिवेटिंग होती है, आपको कुछ करने के लिए मोटिवेट करती है वैल्यू। आपका फोन, आपका ड्रेसिंग पैटर्न, आपका ईटिंग हैबिट, आपकी ग्रेजुएशन पढ़ाई की स्ट्रीम, आपका कैरियर ऑप्शन, सब कुछ आपकी वैल्यू से डिसाइड होता है। और हर केस में आपको वैल्यू ने कुछ करने के लिए मोटिवेट किया, हर केस में। चाहे आप कोई भी हैबिट ले लो, आप ड्रेसिंग से लेके ईटिंग, कैरियर परस्यू करना, या कुछ भी फ्रेंडशिप बनाना, किसी से, किसी सिटी में रहने का चॉइस, वो सब जो है क्या है, आपको मोटिवेट करती है कुछ करने के लिए। लेकिन एथिक्स इन जनरल कंस्ट्रेनिंग होती है, ये आपको गाइडलाइन देती है कि ये नहीं करना है, ये नहीं करना है, असत्य नहीं बोलना है। ट्रुथ को प्रमोट करने के लिए असत्य बोलने से रोकेगी। अगर आपको सस्टेनेबिलिटी को प्रमोट करना है तो नॉन वेज होने से रोकेगी। अगर आपको फैमिली ओरिएंटेड होना है तो मॉडर्न होने से रोकेगी। तो एथिक्स आपको कंस्ट्रेन करती है कुछ गलत करने से। हर तरह की एथिक्स आप जब देखोगे तो वो आपको कुछ न कुछ करने को प्रमोट करने से ज्यादा कुछ न करने को रेस्ट्रिक्ट करती है। जैसे डियोंटोलॉजिकल एथिक्स, डियोंटोलॉजिकल एथिक्स, कांट वाली आएंगे, सब पे आएंगे। वर्च्यू एथिक्स भी पढ़ेंगे, सोक्राट्स, अरिस्टो, प्लेटो, इन सब की, अरिस्टोटल। यूटिलिटेरियन प्रिंसिपल भी पढ़ेंगे, बेंथम का, जेरेमी बेंथम का, जेएस मिल का। फिर हम कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी भी पढ़ेंगे, थॉमस हॉब्स की, रूसो, जॉन लॉक इत्यादि की। फिर डियोंटोलॉजिकल थ्योरी भी पढ़ेंगे, सब पढ़ेंगे एक एक करके। डियोंटोलॉजिकल एथिक्स क्या बोलती है आपको? वैसा करो जैसा तुम खुद के लिए चाहो, डू योर ड्यूटी। मतलब साफ साफ कह रही है कि ऐसा कुछ मत करो जो तुम्हें खुद के लिए बर्दाश्त ना हो।
तो करने से ज्यादा क्या प्रमोट कर रही है कि ना करो। कैसा? जो तुम्हें खुद के लिए बर्दाश्त ना हो, जो तुम खुद पे नहीं चाहोगे वैसा किसी के साथ मत करो। रोक रही है करने से। ऐसे ही यूटिलिटेरियन थ्योरी, यूटिलिटेरियन एथिक्स क्या बोलती है? यूटिलिटेरियन एथिक्स बोलती है मैक्सिमाइज प्लेजर मिनिमाइज पेन। मैक्सिमाइज क्या करना है? प्लेजर। और मिनिमाइज क्या करना है? पेन। अब प्लेजर को मैक्सिमाइज करना है तो पेन को मिनिमाइज करो। तो ये बोलेगा कि भाई ऐसा कुछ मत करो जिससे पेन होता हो। तुम्हें खुद को हेडोनिज्म और किसी और को तो यूटिलिटेरियन, सोशल यूटिलिटेरियन, सोसाइटल यूटिलिटेरियन है, कलेक्टिव यूटिलिटेरियन। एक ईगोइस्टिक हेडोनिज्म बोलते हैं, ईगोइस्टिक यूटिलिटेरियन। एक सोसाइटल यूटिलिटेरियन जो मैक्सिमम गुड टू मैक्सिमम नंबर की बात करेगा, जेएस मिल के केस में जाके। तो क्या कह रहा है कि ऐसा कुछ काम मत करो जिससे पेन बढ़े, फिर रोक रहा है। उससे ज्यादा की कुछ ऐसा करो जिससे प्लेजर बढ़े, उससे ज्यादा फोकस किस बात पे रहता है कि ऐसा कुछ मत करो जिससे पेन बढ़े। तो ये फिर रेस्ट्रिक्ट कर रहा है। और सबसे ज्यादा रेस्ट्रिक्ट करती है वर्च्यू एथिक्स। ये क्या है? सोक्राट, अरिस्टोटल और प्लेटो वाली शाखा, ब्रांच वर्च्यू एथिक्स है। वो ये बोलती है कि ऐसा कुछ मत करो जो वर्च्यू ना हो, वर्चुअस ना हो, वर्चुअस ना हो, ऐसा कुछ मत करो। और वर्च्यू क्या है? एक्सीलेंसी। मतलब बाई नेचर कुछ अगर गुड है, जैसे सत्य है, तो बोलेगा कि असत्य मत बोल। अगर इन्होंने अहिंसा को वर्च्यू घोषित किया तो बोलेंगे कि हिंसा मत करो। अगर इन्होंने ऑनेस्टी को वर्च्यू घोषित किया तो बोलेंगे कि डिसऑनेस्टी मत करो। अगर इन्होंने अपरिग्रह, नॉन कलेक्टिविज्म, कलेक्टर नहीं करना, नॉन कलेक्टिंग को इंपॉर्टेंट माना, तो कलेक्ट करने को, मटेरियलिज्म को बुरा मानेंगे, तो बोलेंगे मटेरियलिज्म मत बनो। तो ये बहुत रोकते हैं, रेस्ट्रिक्ट करते हैं कि ये मत करो, वो मत करो, वो मत करो। क्यों? क्योंकि वर्चुअस नहीं है। आइडेंटिफाई करते हैं, लिस्ट देते हैं। वो तो चार वर्च्यू बताएंगे प्लेटो साहब, तो वो आएंगे, उनके अलावा आपको वो नहीं काम कर रहे हैं जो वर्चुअस नहीं है। तो वर्च्यू एथिक्स भी आपको रेस्ट्रिक्ट करती है। तो एथिक्स की नेचर कैसी है? रेस्ट्रिक्टिव, है ना? प्रमोटिव से ज्यादा रेस्ट्रिक्टिव। समझ में आई बात? नेचर समझ में आ गई? एथिक्स और वैल्यू के बीच में रिलेशन अब एक्सप्लेन कर पाएंगे क्वेश्चन अगर कहीं आता है तो मेंस में। चलो आगे चलते हैं। वैल्यू और एथिक्स के अंतर को हमने समझ लिया। अब समझते हैं एथिक्स इज नॉट सोशल नॉर्म्स। एथिक्स सोशल नॉर्म नहीं है। तो कैसे नहीं है? सोशल नॉर्म्स जो होते हैं वो क्या है? बेस्ड ऑन कस्टम्स एंड ट्रेडिशन ऑफ द पर्टिकुलर सोसाइटी। ध्यान रखना, पर्टिकुलर सोसाइटी, विच मीन्स दे आर नॉट यूनिवर्सल। मैंने बोला ना, पर्टिकुलर सोसाइटी के होते हैं, कस्टम्स होते हैं, ट्रेडिशन होते हैं, पर्टिकुलर सोसाइटी के होते हैं, और यूनिवर्सल नहीं होते। पर्टिकुलर सोसाइटी के तो यूनिवर्सल कैसे हो? यूनिवर्सल मतलब जो ज्यादातर बड़ी सोसाइटी है, पूरी दुनिया उसे मानती। सम सोशल नॉर्म्स कैन बी एथिकल, बट ऑल सोशल नॉर्म्स आर नॉट सर्टेनली एथिकल। जैसे एथिक्स बोलती है कि इक्वालिटी होनी चाहिए, और सोशल नॉर्म्स क्या बोलता है? सोशल नॉर्म भी बहुत सारे जगह पे इक्वालिटी हो सकती है। कम्युनिज्म की मान लो कहीं सोसाइटी है, कोई सोसाइटी कम्युनल इन नेचर है, कम्युनल मतलब कम्युनिज्म वाली, मार्क्स वाली, तो उनका तो सोशल नॉर्म ही इक्वालिटी है। लेकिन कुछ सोशल नॉर्म्स ऐसे भी हो सकते हैं। कास्ट एंड जेंडर को लेकर जितने भी सोशल नॉर्म्स हैं सब क्या है? इनइक्वालिटी बेस्ड है। तो सोशल नॉर्म तो है लेकिन वो एथिकल नहीं है। कास्ट रिलेटेड जितने भी रूल्स हैं, जेंडर रिलेटेड जितने भी रूल्स हैं, सारी इनइक्वालिटी की वजह क्या है? सोशल नॉर्म्स। तो सोशल नॉर्म्स मे नॉट बी एथिकल इन मेनी केसेस, फॉर एग्जाम्पल। और कभी कभी
ये ओवरलैप कर सकते हैं, तो ग्रेडेशन और स्ट्रेटिफिकेशन। तो ग्रेडेशन एथिकल भी हो सकता है और सोशल नॉर्म्स भी हो सकता है। ठीक है, चलो आगे समझते हैं। एथिक्स इज नॉट रिलीजन। एथिक्स रिलीजन भी नहीं है। क्यों? क्योंकि रिलीजन इज बेस्ड ऑन फेथ। रिलीजन किस पे बेस्ड है? फेथ पर। बट फेथ पर बेस्ड है तो इसका मतलब क्या है कि रीजनिंग का जो स्कोप है वो क्या है? लिमिटेड होगा। दूसरी बात, कोई भी रिलीजन जो होगा वो पर्टिकुलर कम्युनिटी से रिलेटेड होगा। दुनिया के सब लोग तो किसी पर्टिकुलर धर्म को मान नहीं सकते। कुछ ईसाई हैं, कुछ हिंदू हैं, कुछ मुस्लिम हैं, कुछ पारसी हैं, कुछ बौद्ध हैं, कुछ जैन हैं, कुछ चीन वाले धर्म भी हैं। हर तरह का धर्म है दुनिया में। तो कोई धर्म यूनिवर्सल नहीं हो सकता, पर्टिकुलर कम्युनिटी को बिलोंग करेगा। रीजनिंग का स्कोप लिमिटेड होगा। जब रीजनिंग का स्कोप लिमिटेड हो और यूनिवर्सलिटी ना हो, तो यही दो चीजें उसे एथिक्स से अलग कर देंगी, क्योंकि एथिक्स इज बेस्ड ऑन रीजन एंड इट इज यूनिवर्सल, है ना। तो दोनों से अंतर समझ में आया आपको? क्यों? क्योंकि एथिक्स इज बेस्ड ऑन रीजन एंड इन जनरल इट इज यूनिवर्सल इन नेचर एथिक्स। अब बेस, किस बेस पे हम एथिक्स और रिलीजन को डिफाइन करेंगे? तो कुछ रिलीजन देख लेते हैं जिनकी कोर वैल्यूज हैं जो एथिक्स में पढ़ाई जाती है, लेकिन हर रिलीजन की हर बात एथिक्स में इनकॉर्पोरेट नहीं हो सकती, क्योंकि मैनी रिलीजन्स में ऑर्थोडॉक्सीज को प्रमोट किया जाता है। वो हर धर्म की कहानी है, किसी में कम और किसी में ज्यादा हो सकता है, लेकिन ऐसा दुनिया का कोई धर्म नहीं है जिसमें ऑर्थोडॉक्सी को प्रमोट ना करते हैं। और कोई धर्म ऐसा नहीं है जो फेथ पर बेस्ड ना हो। जहां फेथ है वहां रीजन नहीं है, और जहां रीजन नहीं है वहां एथिक्स कम ही होगी। फेथ भी अच्छी चीजों को प्रमोट कर सकता है, ऐसा नहीं है कि रीजन ही अच्छी चीजों को प्रमोट करेगा। अब फेथ कितनी अच्छी चीजों को प्रमोट कर सकता है वो हम इस टेबल से समझ लेते हैं कि फेथ, रिलीजन तो होते ही फेथ पे बेस्ड है ना, लेकिन फिर भी रिलीजन ने बहुत अच्छी अच्छी वैल्यूज हमको दी जो एथिकल थी। लेकिन ये नहीं कह सकते कि रिलीजन ही सोर्स है एथिक्स का, नहीं। रिलीजन से बहुत कुछ लेती है एथिक्स, लेकिन सब कुछ नहीं ले सकती। अब समझते हैं कि किस रिलीजन से एथिक्स ने क्या लिया। जैसे क्रिश्चियनिटी के फेथ ने कंपैशन की वैल्यू दी और फॉरगिवनेस की वैल्यू। आप कुछ भी कर दो माफ हो जाओगे, फादर साहब माफ कर दें। कंपैशन मदर टेरेसा का एग्जाम्पल, फॉरगिवनेस मदर टेरेसा, और कोई भी एग्जाम्पल आप नहीं नाम ले सकते। जैनिज्म सत्य, अहिंसा, अस्तेय और अपरिग्रह जैसी वैल्यूज कहां से आई? जैनिज्म। बुद्धिज्म मिडिल पाथ, दुनिया में किसने सिखा, कहां से आया? बुद्धिज्म ने सिखाया। अपो दीप भव, अपना दीपक खुद बनो, स्वयं बनो, ये कहां से आई? बुद्धिज्म से। हिंदुइज्म वसुधैव कुटुंबकम, टॉलरेंस, निष्काम कर्म, डियोंटोलॉजिकल अप्रोच, सत्यमेव जयते, ट्रुथ। ट्रुथ में जो बिलीव दिया, भरोसा दिया, वो किसने दिया? हिंदुइज्म ने दिया। इस्लाम इक्वेलिटी, ब्रदरहुड, नो डिस्क्रिमिनेशन और ब्रदरहुड, सबको भाई मानो जितने अपने इस्लाम के लोग हैं। तो ब्रदरहुड की फीलिंग इन्होंने। तो हमने मतलब एथिक्स ने धर्म से बहुत कुछ सीखा, लेकिन धर्मों में बहुत कुछ ऐसा है जो एथिक्स अपना नहीं सकती, नहीं एक्वायर कर सकती, नहीं अडॉप्ट कर सकती। क्यों? क्योंकि एथिक्स जो है वो रीजन पे बेस्ड है, और रीजन के बेस पर जो चीज यूटिलिटी लगेगी, फायदेमंद लगेगी, एथिक्स केवल उसी को लेगी, बाकी सबको छांट कर स्क्रूटनी करके बाहर कर देगी। ठीक है, थोड़ा सा इस ग्राफ, इस इमेज से समझ लेते हैं दोनों के बीच डिफरेंस। देखो, एथिक्स प्रमोट करेगी कि हाइजेनिक रहो, लेकिन रिलीजन प्रमोट करेगा कि गंगा में नहाओ, टेकिंग बाथ इन गंगा। ये रिलीजन का काम है। नहा के साफ होना है, शरीर को, बॉडी को स्वच्छ रखना है, ये एथिक्स बोलेगी, हाइजेनिक। और ये नहाने के लिए गंगा को गाइड करेगा, ये होगा धर्म, रिलीजन। अब चाहे ये गंगा इलाहाबाद की हो,
या नैनीताल के आसपास उत्तराखंड की, हरिद्वार, हर की पौड़ी की गंगा हो या ऋषिकेश की गंगा हो, तो ऋषिकेश पे गंगा नहाने लायक है, हरिद्वार पे नहाने लायक है, लेकिन इलाहाबाद पे आते आते ये गंगा इतनी पॉल्यूटेड हो जाती है कि आप अगर यहां नहाओगे तो स्किन डिजीज लेके जाओगे। या इलाहाबाद से नीचे और नीचे चले जाओ बंगाल की तरफ, वहां क्योंकि गंदे नाले, फैक्ट्रियों का पानी, सीवेज का पानी सब इसी में जाके मिलता है। तो रिलीजन प्रमोट करेगा हर स्थिति में कि गंगा में नहाना चाहिए, एथिक्स प्रमोट करेगी कि केवल नहाना चाहिए। भैया नहाना जरूरी है सफाई के लिए। अब गंगा में नहा रहे हो कि नल चला के नहा रहे हो कोई फर्क नहीं पड़ता, बस बॉडी साफ होनी चाहिए। रिलीजन बोलेगा कि गंगा में नहाने से उद्धार होगा, तो यहां फेथ है, नहाने में रीजन है, लेकिन टेकिंग बाथ दोनों में हो गया। नहाओ एथिकल भी है और रिलीजियस भी है, नहाना दोनों में है ना, टेकिंग बाथ रिलीजियस भी है। और आप नहाए हरिद्वार जाके तो गंगा की बात भी हो गई या नहाने की बात भी हो गई, तो दोनों में हो गई। कंट्राडिक्टरी नहीं है ऑलवेज, दोनों में कहीं कहीं सामंजस्य समायोजन भी है। एथिक्स इज नॉट लॉ, ये भी समझ लेते कैसे लॉ एथिक्स नहीं है। ग्राउंड्स, पहला नेचर, कैसे ये जो होता है ये फॉर्मल होता है और रिटन फॉर्म में होगा। मतलब लॉ कोई भी तो नहीं बना देता, लॉ का काम है अथॉरिटी बनाती है। लॉ कब बनता है? जब तक लॉ अथॉरिटी से पास नहीं होगा लॉ ही नहीं माना जाएगा। कल को कोई ऐरा गहरा आगे उठा के बोले कि आज से ये लॉ है तो मान लिया जाएगा? नहीं ना, या तो राज्य विधायिका माप पार करने, लेजिस्लेटर, स्टेट लेजिस्लेटर या सेंट्रल लेजिस्लेटर जैसे संसद, पार्लियामेंट। क्या पार्लियामेंट अगर कोई कानून पारित करती है फिर वो सुप्रीम कोर्ट से इनवैलिड घोषित नहीं होता है तो बनता है लॉ, है ना। एक प्रोसीजर है, फॉर्मल प्रोसीजर है। बिल आएगा लोअर हाउस में, फिर अपर हाउस में जाएगा, पास होगा दोनों सदनों से, फिर प्रेसिडेंट के कंसेंट के लिए जाएगा, सेंट के लिए प्रेसिडेंट कंसेंट दे देता है। फिर अगर किसी को दिक्कत नहीं है, अगर दिक्कत है तो सुप्रीम कोर्ट जाएगा, सुप्रीम कोर्ट उसे वैलिड या इनवैलिड जो भी घोषित करेगा, फिर लॉ के रूप में एग्जिस्टेंस में आता है। तो एक फॉर्मल प्रोसीजर है लॉ बनने का, लेकिन ऐसा कोई प्रोसीजर एथिक्स के लिए नहीं। अब सत्य सही है और इतिहास ने माना, दुनिया ने माना, लेकिन कहीं भी इसके लिए फॉर्मल तरीके से मीटिंग तो नहीं हुई, कोई रिटन डॉक्यूमेंट भी नहीं है ना, सजा का प्रावधान नहीं है, तो अनरिटन है, इनफॉर्मल है और अनरिटन है, लेकिन प्रिंसिपल है, फॉलो हो रहा। फॉर्मल और रिटन, वो इनफॉर्मल और अनरिटन, डिफरेंस क्लियर है? आपके लिए ट्रुथ जो एक वैल्यू एथिक्स के रूप में आई, क्या इसके लिए कोई डॉक्यूमेंट है दुनिया में कहीं भी किसी ने बनाया है? नहीं, लेकिन फिर भी ट्रुथ दुनिया भर में एथिकल प्रिंसिपल के तौर पर प्रमोटेड है, एग्जिस्टेंस में है, तो वो इनफॉर्मल है और अनरिटन है, लेकिन फिर भी एक एथिकल प्रिंसिपल माना जाता है लॉ के। दूसरा, स्टेब्लिश्ड बाई, हमने फॉर्मेलिटी में बात करी थी कि लेजिस्लेचर एक फॉर्मेट, एक पर्टिकुलर अथॉरिटी होती है, कोई भी कानून नहीं बना सकता। आप पॉलिटी पढ़ेंगे तो बड़ा स्पष्ट समझ में आएगा कि हर बिल के लिए अलग प्रोविजन है। जैसे मनी बिल, धन विधेयक बोलते हैं इसे, मनी बिल केवल लोकसभा में लाया जा सकता है और केवल प्रेसिडेंट की पूर्वानुमति, प्री कंसेंट के बाद लाया जा सकता है। लेकिन कोई सिंपल बिल है, उसे लोकसभा या राज्यसभा दोनों में से कहीं लाया जा सकता है। मनी बिल पर राज्यसभा ज्यादा कुछ नहीं कर सकती, 14 दिन तक डिले कर सकती है बस। लेकिन कोई सामान्य बिल है, नॉर्मल बिल है, तो उस पर राज्यसभा और लोकसभा का बराबर का इंपॉर्टेंस है। अगर लोकसभा पास कर देती है और राज्यसभा मना कर देती है तो लॉ, जो बिल है वो लॉ नहीं बन पाए। तो प्रोसीजर है, एक फॉर्मल प्रोसीजर है, एक अथॉरिटी है। फॉर्मल का मतलब है
तो लेजिस्लेचर अथॉरिटी होती है, डिसाइडेड होती है, प्री डिसाइडेड है। लेकिन यहां स्टेब्लिश कौन करेगा? फिलोसोफर्स बताएंगे, थिंकर्स बताएंगे, सेंट्स बताएंगे, लीडर्स बताएंगे। सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह की वैल्यू जैनिज्म ने दी कि नहीं दी? मिडिल पाथ अप्पो दीपो बुद्धिज्म ने दी। बुद्ध, महात्मा बुद्ध नहीं तो दी, इंडिविजुअल थे वो दोनों। तो फिलोसोफर, थिंकर, सेंट जो भी मानना चाहो मान लो। एप्लीकेशन एवरीवन अंडर द जुरिडिक्शन एरिया। अगर आप इंडिया में रह रहे हो तो जीएसटी देना पड़ेगा। ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप इंडिया में रहो और जीएसटी ना। बिस्किट तो खाओगे, आटा तो खाओगे, दोगे। नहीं दोगे तो पकड़े जाओगे, तो फिर दंड दबोचे जाओगे। आईटी की डिपार्टमेंट या ईडी की रेड पड़ेगी। लेकिन एथिक्स को फॉलो करना न करना ये पर्सनल चॉइस, कोई कंपल्सन नहीं है। तभी तो क्राइम्स एग्जिस्ट करते हैं सोसाइटी में। अगर सोशल वैल्यूज, एथिक्स को फॉलो करना कंपलसरी होता तो डिविएंस होता ही नहीं, क्राइम्स होते ही नहीं। गलत चीजें जो मानी जाती हैं सो कॉल्ड गलत, वो होते ही नहीं। डिविएंस जहां भी आपको दिख रहा है सोशल ट्रेडिशन से, वो इसीलिए क्योंकि एथिक्स के जितने भी प्रिंसिपल्स हैं वो कंपलसरी नहीं है, पर्सनल चॉइस है। कोई ईमानदार होना चाहता है तो ईमानदार होए, कोई ईमानदार नहीं रहना चाहता तो बेईमान भी दुनिया में एग्जिस्ट कर रहे हैं। 2-4 लोग बेईमानों को तो आप भी जानते हैं, क्या ही बताना, और किस फील्ड में नहीं है, तो पर्सनल चॉइस है ना। हु डिसाइड्स प्रायोरिटी, कि कौन सा लॉ ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पहले आना चाहिए, किसको प्रायोरिटी दी जाएगी, तो ये डिसाइड करेगा कोर्ट। जैसे एक दहेज का मामला है और एक SC/ST का मामला है, ठीक है। अब वुमेन लगाना चाहती है, एक केस ले लेते हैं, अच्छा समझ में आएगा। इंटरकास्ट मैरिज मान लेते हैं, उसमें जो वुमेन है वो अपर कास्ट की है और जो मैन है वो लोअर कास्ट का। अब इन दोनों में हुई टसल, तो वुमेन चाहती है कि इस पर डॉरी एक्ट के तहत कार्रवाई होनी चाहिए, और जो विक्टिम है वो मेल विक्टिम है, वो कह रहा है कि इस पर SC/ST के खिलाफ, SC/ST एक्ट के अंडर एक कार्रवाई होनी चाहिए, इसने मुझे जो भी है मेरे साथ एट्रोसिटी की है, व्हाटएवर। अब ये दोनों लोग हैं, अब वो कौन सा एक्ट प्रायोरिटी पे आएगा ये कोर्ट डिसाइड करेगा, है ना, कोर्ट डिसाइड करेगा। लेकिन यहां प्रायोरिटी कौन डिसाइड करेगा? पर्सन खुद। उसे सत्य का पालन करना है या करेज का पालन करना है या पैशन का या कंपैशन का, व्हाटएवर ही डिसाइड ही विल डिसाइड। इसीलिए तो कोई आदमी करेजियस होता है, करेजियस डिसीजन लेता है, कोई नहीं लेता। करेजियस डिसीजन नहीं लेते, इसीलिए तो ज्यादातर लोग मॉब बन जाते, भीड़ बनने वाले कौन है? क्योंकि वो लोग करेजियस डिसीजन नहीं लेते। तो पर्सनल चॉइस की बात होती है। सबने BA नहीं करा, क्यों? क्योंकि सबकी अपनी चॉइस रही होगी। सब IAS नहीं बनते, सब डॉक्टर नहीं बनते, क्यों? क्योंकि पर्सनल चॉइस होती। किसी को क्या सही लगता है एथिकली, आप किसी को फोर्स करके नहीं कह सकते कि ये सही है। किसी का मन करता है ऑनेस्ट होने का, वो ऑनेस्ट हो जाता है, किसी का मन करता है झूठ बोलने का, झूठ बोलता है। हम और आप में से सबको पता ही होगा कि हम दिन भर में कितने झूठ बोलते हैं और कितने सही सच बोलते हैं, है ना। फाइनल अथॉरिटी टू डिसाइड, कौन डिसाइड करेगा कि क्या लॉ होगा और क्या नहीं होगा, क्या एथिक्स होगी क्या नहीं होगी? तो लॉ को डिसाइड करेगा कोर्ट्स और लेजिस्लेचर। अगर आप ब्रिटेन में हैं तो आप वहां आपकी लेजिस्लेचर डिसाइड करेगी कि व्हाट विल बी द फाइनल लॉ। लेकिन आप इंडिया में हैं, USA में, तो कौन डिसाइड करेगा? कोर्ट विल बी द फाइनल अथॉरिटी टू डिसाइड। ये बात अलग है कि इंडिया में कोर्ट के जजमेंट को बदलकर फिर से लॉ लाया जाए, लेकिन फिर कोर्ट द्वारा उसकी न्यायिक समीक्षा, जुडिशियल इन्वेस्टिगेशन करके उसको फाइनल फिर से नलीफाई घोषित कर सकते हैं। यहां फाइनल अथॉरिटी इंडिविजुअली है, किसी को फॉलो करना है नहीं करना है एथिक्स, वो उसकी चॉइस। इनफोर्सिबिलिटी, लॉ बाइंडिंग है भाई,
आपके पास विकल्प नहीं है इनकम टैक्स देने ना देने का। अगर आप ब्रैकेट में आते हो तो इनको इनकम टैक्स आपको देना पड़ेगा। लेकिन एथिक्स के मामले में ऐसा नहीं है। ऑनेस्टी कितनी भी इंपॉर्टेंट हो, लेकिन फिर भी इंडिविजुअल चॉइस है कि उसे ऑनेस्टी को फॉलो करेगा या नहीं करेगा। लेकिन जीएसटी के मामले में आप ऐसा नहीं कर सकते। आप ये नहीं कर सकते कि मुझे बिस्किट भी चाहिए और मैं जीएसटी भी नहीं दूंगा। ऐसा हो ही नहीं सकता। अगर आप बिस्किट खरीदोगे तो जीएसटी इनबिल्ट है, देनी पड़ेगी। आप टैक्स ब्रैकेट में आते हो तो टैक्स देना पड़ेगा। तो ये बाइंडिंग है, आप अवॉइड नहीं कर सकते, प्रिवेंट नहीं कर सकते, प्रिवेंट नहीं कर सकते। ये इच्छा है। एथिक्स का पालन करना चाहते हो करो, नहीं करना चाहते मत करो। तो एथिक्स इज नॉट लॉ। क्लियर? समझते हैं। लॉ और एथिक्स के बीच में रिलेशन कुछ इस तरह दिखाया जा सकता है। रूल ऑफ लॉ एथिक्स है। जो लॉ है, लिमिटेशन ऑन द राइट्स, आर्टिकल 92 में जो रेस्ट्रिक्शंस लगाई गई है, आप उन्हें यूटिलिटेरियन प्रिंसिपल से तो बोल सकते हो एथिकल, लेकिन डियोंटोलॉजिकल पर्सपेक्टिव से या वर्चुअस पर्सपेक्टिव से आप उनको एथिकल नहीं बोल सकते। तो लॉ तो है लेकिन एथिकल नहीं है, जो रेस्ट्रिक्शंस लगाई गई है। लेकिन रूल ऑफ लॉ एथिक्स है और लॉ भी है। राइट टू स्पीक लॉ भी है और एथिकल भी है। ठीक है? यहां एक अच्छा एग्जांपल आना चाहिए वैसे, जो एथिक्स हो लेकिन लॉ ना हो। एथिक्स हो लेकिन लॉ ना हो। तो एक ऐसा एथिकल प्रिंसिपल उठाओ जो एथिकल तो माना जाता है लेकिन उसके लिए भी कोई लॉ नहीं है। जैसे सेम सेक्स मैरिज, ये लिबर्टी के बेस पे एथिकल माना जाता है, लेकिन लॉ अभी हमारे पास नहीं है, इंडिया में नहीं है, बहुत से देशों में आ चुका है। ठीक है? यहां तक आया क्लियर? हमने समझा सबसे पहले डेफिनेशन क्या है एथिक्स की, उसके बाद हमने समझा स्कोप क्या है एथिक्स का, फिर हमने समझा एथिक्स क्या नहीं है। अब समझते हैं एथिक्स का इसेंस क्या है। स्कोप समझ लिया तो इसेंस का मतलब होता है कि ऐसी क्या चीज है जो एथिक्स को एथिक्स बनाती है, यानी एथिक्स के वो फीचर्स जो इसमें से निकाल दिए जाएं तो इस सब्जेक्ट को एथिक्स रहने नहीं देंगे। बहुत सिंपल समझना है, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना। कहना यह है कि एसेंस ऑफ एथिक्स का मतलब यह है कि ऐसा क्या है जिसे अगर मैं एथिक्स से हटा दूं तो एथिक्स बचेगी ही नहीं। यानी अगर कोई चीज डिफाइनिंग कैरेक्टर है, अगर किसी चीज को अगर किसी बॉडी को कोई चीज ह्यूमन बनाती है तो वो चीज उसकी इसेंस मानी जाएगी। जैसे आपका मोबाइल फोन है, तो मोबाइल फोन के कुछ एसेंशियल फीचर्स है ना, जो डिफाइनिंग फीचर्स हैं, कि वो जो डिफाइन करते हैं कि यही वो चीजें हैं जो उसे मोबाइल बनाती हैं। जैसे उसकी पॉकेट में आने का साइज, उसका कैमरा, उसकी कैलकुलेटिव पावर्स, उसके कॉल मिलाने की क्षमता, ये सब चीजें क्या है? ये उसके डिफाइनिंग फीचर्स हैं जो उसे फोन बना रहे हैं। ऐसे ही कुछ चीजें डेस्कटॉप को डिफाइनिंग करती होंगी कि एक मॉनिटर होगा, एक सीपीयू होगा, एक कीबोर्ड होगा, एक माउस होगा। ये सारी चीजें उसको डिफाइन कर रही हैं कि ये डेस्कटॉप है। ऐसे ये कैमरा जिसमें मैं रिकॉर्ड कर रहा हूं, तो इसके डिफाइनिंग फीचर्स अलग हैं। तो जो डिफाइनिंग फीचर्स हैं किसी चीज के, वही उसके एसेंस को मेन करते हैं, बनाते हैं। ऐसे ही कुछ चीजें एथिक्स की होंगी। तो जो चीजें एथिक्स को एथिक्स बनाती हैं उसी को बोलते हैं एसेंस ऑफ एथिक्स। क्लियर? नहीं समझ में आ रहा? पापा को जो चीजें पापा बनाती है वो पापा का एसेंस हुई, पर मम्मी की जो चीजें मम्मी को मम्मी बनाती है वो मम्मी का एसेंस हुई। अभी भी समझ रहे यार? हिंदुइज्म को कुछ फीचर्स हिंदुइज्म बनाते हैं, वो जो फीचर्स हैं 16 संस्कार, 4 वेद, गंगा की पवित्रता, रामायण गीता में मान्यता, कृष्ण भगवान में मान्यता, अवतारों में मान्यता, ये सब चीजें क्या हैं? विवाह के साथ फेरे, ये सब कैरेक्टर हैं, डिसाइडिंग फीचर्स, डिफाइनिंग फीचर्स हैं हिंदुइज्म के।
तो ये उसका एसेंस है। अगर इन चीजों को निकाल दिया जाए, संस्कारों को निकाल दो, वेदों को निकाल दो, गीता और महाभारत को निकाल दो, रामायण को निकाल दो, तो फिर हिंदुइज्म में बचता क्या है? कुछ नहीं। तो जो चीजें उसको डिफाइन करती हैं वही उसका एसेंस कहलाती है। तो ऐसे ही एथिक्स में कुछ चीजें होंगी जो इसे एथिक्स बनाती। अब मैं समझता हूं आपको क्लियर हुआ होगा। तो एसेंस ऑफ एथिक्स में सबसे पहले स्क्रूटनाइज डेलिबरेट ह्यूमन एक्शन। जो कोई सब्जेक्ट डेलिबरेट ह्यूमन एक्शन है कि नहीं है, ये स्क्रूटनी करे, वो होगा उसका एसेंस, यानी एथिक्स बनेगी वो। ऐसी सब्जेक्ट जो डिफाइन करे कि क्या गुड है क्या बैड है, यानी गुडनेस और बैडनेस को डिफाइनिंग फीचर है, वो एथिक्स का एसेंस है। एथिक्स इसके बिना नहीं रह सकती। एनालाइज करे किसकी चीज को, लॉ को, सोशल नॉर्म्स को, कि कितने काम के हैं कितने काम के नहीं है, कितने एथिकल हैं कितने एथिकल हैं, अनएथिकल हैं, ये सब चीजें। इट सेव्स मैन एंड सेव्ड बाय हिम, मतलब मैन को सेव भी करेगी एथिक्स और मैन से सेव्ड खुद भी होगी। यानी सोसाइटी मास लेवल पर गाइडेंस हुई, गाइडलाइंस हुई, जैसे सत्य बोलना चाहिए, सत्य बोलना चाहिए, ये पूरी सोसाइटी को एक जनरल गाइडलाइंस है बाई एथिक्स। लेकिन सत्य को कोई लेके भी तो आया होगा, तो महात्मा जैन तो एथिक्स के डोमेन को, स्कोप को बढ़ाया नहीं बढ़ाया इंडिविजुअल ने। तो जितनी भी फीचर्स आए, जैसे हमने पिछली बात करी थी, धर्मों ने बहुत सी वैल्यूज दी, उन धर्मों में कोई इंडिविजुअल रहा होगा। जैसे महात्मा बुद्ध ने मिडिल पाथ की वैल्यू दी कि नहीं दी, अपो दीपो भव की वैल्यू दी, जैनिज्म ने सत्य अहिंसा अस्तेय अपरग्रह की वैल्यू दी। तो एथिक्स को इंसान सेव कर सकता है, यानी एथिक्स के डोमेन को बढ़ा या घटा सकता है, रैशनलाइज कर सकता है, रिफाइन कर सकता है, डिफाइन कर सकता है। सेव द मैन एंड सेव्ड बाय हिम। क्लियर? एथिक्स का अगला एसेंस है कि डिपेंड ऑन कंटेक्स्ट। यूनिवर्सिटी मैटर करती है, लेकिन मैनी टाइम्स एथिक्स हर एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल सोसाइटी के लेवल पर भी होती है। तो इंडियन एथिक्स यूएसए की एथिक्स से थोड़ी सी अलग होगी, बिजनेस एथिक्स डॉक्टरी के एथिक्स से थोड़ी सी अलग होगी, मीडिया की एथिक्स कॉर्पोरेट एथिक्स से अलग होगी। तो हर एक डोमेन की एथिक्स अलग होती है, कंटेक्स्ट पर डिपेंड करती है। सब्जेक्टिव इन नेचर है, वही वाली बात। जब मैं थ्योरीज पढ़ाऊंगा, एथिकल थ्योरीज, वर्च्यू थ्योरी, यूटिलिटेरियन थ्योरी, कॉन्ट्रैक्टरियन थ्योरी, डियोंटोलॉजिकल थ्योरी, तब मैं बताऊंगा कि कैसे सब्जेक्टिव है। एक ही काम को नॉन वेजिटेरियनिज्म को 5 तरह से देखेंगे। वर्च्यू एथिक्स से देखेंगे, कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी से देखेंगे, यूटिलिटेरियन प्रिंसिपल से देखेंगे, और डियोंटोलॉजिकल प्रिंसिपल से देखेंगे, और जस्टिस प्रिंसिपल से देखेंगे। 5 पर्सपेक्टिव से देखेंगे। कोई बोलेगा खाना चाहिए मांस, कोई बोलेगा नहीं खाना चाहिए, और सबके अपने लॉजिक है, सबके अपने रीजन है। तो बहुत सब्जेक्टिव है एथिक्स, ठीक है। रूटेड इन द सेंस ऑफ जस्टिस। एथिक्स जनरली केवल ह्यूमन बीइंग के लिए नहीं, लिविंग बीइंग के लिए, यानी जानवर के लिए भी जस्टिस की बात करती है एथिक्स। तो जस्टिस एथिक्स के रूट में होता है। जस्टिस का मेन पर्पज ही, मतलब एथिक्स का मेन पर्पज ही जस्टिस को एस्टेब्लिश करना, प्रमोट करना है। फिर मेंटेन्ड बाय सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। एथिक्स को मेंटेन कैसे होगी एथिक्स? जब लोग खुद एथिक्सकल प्रिंसिपल्स को फॉलो अप करते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी समझकर, तभी एथिक्स प्रमोट होती है, तभी एथिक्स आगे बढ़ती है। वरना कोई एथिक्स आगे बढ़ती ही नहीं अगर लोगों ने सत्य को पालन न किया होता, अहिंसा का पालन नहीं किया होता, करेज का पालन नहीं किया होता, कंपैशन का पालन नहीं किया होता। तो कंपैशन की वैल्यू कब की आगे मर गई, निकल गई होती, दुनिया में कोई कंपैशन की जरूरत नहीं होती। आज चैरिटी के बहुत से संस्थान बने हुए हैं, क्यों? क्योंकि चैरिटी के बात को किसी ने रिस्पॉन्सिबिलिटी समझी कि हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम चैरिटी करें। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी के सेंस से ये मेंटेन होती है। ये एसेंस ऑफ एथिक्स में इतने हमने फैक्टर्स समझे। कितने फैक्टर्स समझे? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8। अब आप, उम्मीद करता हूं एग्जाम्पल दे दे के आराम से एसेंस ऑफ एथिक्स समझा सकोगे
अगर कभी पूछा जाए एग्जाम में कि व्हाट डू यू मीन बाई एसेंस ऑफ एथिक्स, समझ में आ गया? डिफाइनिंग फीचर, डिफाइनिंग कैरेक्टर्स। आज इतना ही। आज के बाद अगली क्लास में मिलेंगे डिटर्मिनेंट्स के साथ। व्हाट डू यू मीन बाई डिटर्मिनेंट्स ऑफ एथिक्स। तब तक के लिए धन्यवाद।